राजस्थान में 6 नगर निगमों के चुनाव को लेकर प्रदेश की सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्ष की भाजपा दोनों ने ही निगम चुनाव जीतने का दावा किया है। वादों के चुनावी पुलिंदे में जहां कांग्रेस ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, वहीं भाजपा ने भी 6 निगमों के विकास से जुड़ा अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। डॉक्यूमेंट में भाजपा ने जयपुर, जोधपुर और कोटा के विकास के बिंदुओं को जगह दी है। सब जगह ईज ऑफ लिविंग, ये हमारा कंसेप्ट है कि हम नागरिकों को सुविधा कैसे ज्यादा दे सकते हैं, उनके जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं, वो जो जीवन जी रहे हैं उसमें हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे सुधार कर सकते हैं, ये हमारा विजन है। भाजपा ने 40 बिंदुओं के इस घोषणा पत्र में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को हर सुविधा मुहैया कराने का वादा किया है। पार्टी ने घोषणा की है कि कोरोना काल में फीस माफ करने वाले शिक्षण संस्थानों से यूडी टैक्स नहीं लिया जाएगा। साथ ही शहर का मास्टर ड्रेनेज प्लान, बिजली बिल माफ कराना, हर वार्ड में सामुदायिक केंद्र, शहर में स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, पट्टों का वितरण और कोरोना की वजह से व्यावसायिक गतिविधियां कम होने की वजह से यूडी टैक्स को माफ करने जैसी घोषणाएं शामिल हैं। कोरोना काल में हम जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं, यदि वो फीसें माफ करती हैं तो हम हमारा यूडी टैक्स उनको माफ कर देंगे। उनसे यूडी टैक्स हम चार्ज उन शिक्षण संस्थाओं से नहीं करेंगे। भाजपा का विजन डॉक्यूमेंट केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जारी किया। वैसे तो केंद्रीय मंत्री मेघवाल जयपुर नगर निगम चुनाव के समन्वयक हैं, लेकिन विजन डॉक्यूमेंट जारी कर उन्होंने ये मैसेज भी दे दिया है कि अगर नगर निगमों में भाजपा का बोर्ड बना तो केंद्रीय योजनाओं का सीधा फायदा जनता को दिलाया जाएगा। मेघवाल ने कांग्रेस सरकार पर केंद्र के फंड का डायवर्जन करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र की स्मार्ट सिटी और अमृत सहित कई योजनाओं के मद का पैसा भी दूसरी जगह पर खर्च कर दिया। भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं, नगर निगम जयपुर का बीजेपी का होने पे ही कोऑर्डिनेशन बेटर रहेगा और वो इंप्लीमेंट ज्यादा होगी। चार्जिंग स्टेशन हमारे पीएसयू लगा रहे हैं, फेम सेकंड में 40% तक का पैसा भारत सरकार दे रही है। जो एसपीवी बना था जेएसएल, उसको तो इन्होंने तो बंद ही कर दिया। इस बीच कांग्रेस की बात करें तो उसने भाजपा से पहले अपना संकल्प पत्र जारी कर घोषणा पत्र जारी करने की दौड़ में बाजी मार ली है। ये बात दीगर है कि इसमें भी कमोवेश वही बातें हैं जो हर घोषणा पत्र में होती हैं। बीजेपी के नेता झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करते हैं। यदि कोई बीजेपी का नेता ये कहता है हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, स्टेट और केंद्र के अपने संबंध है, लेकिन अधिकतर योजना ऐसी है जिसमें स्टेट को पैसे का भार उठाना पड़ता है। मैं इतना कह सकता हूं कि इस वक्त नगर निगम के चुनाव है और राजस्थान की जयपुर, जोधपुर, कोटा की जनता पर हमको भरोसा है कि वो नगर निगम चुनाव में सरकार के हाथ मजबूत करेगी, कड़ी से कड़ी जोड़ेगी और सरकार के हाथ मजबूत होंगे तो काम होगा। नगरीय निकायों के जानकार मानते हैं कि भले ही भाजपा ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में यूडी टैक्स को माफ करने का वादा किया है, लेकिन यूडी टैक्स माफ करने का अधिकार केवल राज्य सरकार के पास ही है। नगर निगम बोर्ड केवल प्रस्ताव बनाकर मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजने का अधिकार रखता है। उसे मंजूर करना राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में होता है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि यूडी टैक्स शहरी सरकार की आय का प्रमुख जरिया होता है। जयपुर में तो स्वायत्त शासन विभाग के निर्देश पर शहर में निजी कंपनी के जरिए यूडी टैक्स वसूली के टेंडर भी जारी हो चुके हैं। ऐसे में भाजपा का ये बिंदु क्या वजूद रखता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये दोनों ही पार्टियों के चुनावी वादे हैं। अभी चुनाव और उसके बाद नतीजे आने बाकी हैं। इन सब के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि किस शहर में कमल खिलेगा और किस शहर में हाथ मजबूत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर।
नमस्कार जनते में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे निकाय चुनाव में जो कह सकते हैं कि 3 शहर 6 निगम बनने वाले हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने एजेंडे जनता के बीच रखे हैं। कांग्रेस के संकल्प पत्र का एक डॉक्यूमेंट पेश किया है जिसके आधार पे वो चाहते हैं कि जनता उनको वोट दे। लेकिन बड़ा है कि क्या वास्तव ये बता सकती है कि जब हमारा वोट था तो हम जनता देश की जनता ये कहते हैं, ये कह सकते हैं कि क्या वास्तव में जनता आखिर वोट दे क्यों? ये बड़ा सवाल। आप एजेंडे रख रहे हैं, बात ठीक है, लेकिन आखिर वोट जनता दे, एक बड़ा सवाल जनता का भी ये है। और ये जन टीवी का सौभाग्य है कि जयपुर के 2 पूर्व महापौर हमारे साथ इस वक्त पैनलिस्ट हैं। भाजपा से पंकज जोशी जी हैं, कांग्रेस से ज्योति खंडेलवाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं और चारू गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं पंकज जी आप ही के पास आना चाहूंगा सबसे पहले। जी पंकज जी आपके पास आना चाहूंगा सबसे पहले। कायदा तो ये कहलाता है कि जनता भी सवाल पूछ सकती है कि हम आपको वोट क्यों दे। 40 बिंदुओं का आपने विजन डॉक्यूमेंट पेश किया है और लंबे समय तक बोर्ड आप लोगों का रहा है यहाँ पे, तो कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनके आधार पे बीजेपी ये कह सके विजन डॉक्यूमेंट में कि हाँ हमने ये एजेंडे लिए थे, जिसमें ना केवल राजस्थान या जयपुर, देश में भी सराहना की गई थी। और इसके आधार पे जो हमारा काम बाकी रह गया था या उस पे कहें कि हम प्री पार्ट उसका हमने किया था, हम चाहते हैं कि पोस्ट पार्ट भी हम करें। तो ऐसे कुछ एजेंडे इसमें जो बिंदु आपने 40 दिए, ऐसे कुछ कह सकते हैं कि हाँ ये ऐसे एजेंडे हैं कि जिनके आधार पे हमने काम शुरू किया था और इसे आगे पूरा करना है। देखिए बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड रहा। भारतीय जनता पार्टी के बोर्डों के अंदर लगातार जो है, यदि आप सुरक्षा की बात करें तो गेट लगे, और गेट लगने के बाद आज हमने कहा कि अब गेट नहीं कि कैमरे भी लगेंगे। तो हमने कहा कि इन चीजों को लेकर के दूसरी बात आपने कहा कि जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा कि वे इनमें क्या कहा, हमने कहा कि आप यदि 1994 का बोर्ड देखें और 94 से लगातार जयपुर की कॉलोनीज को देखें तो रोडों की हालत क्या थी। आज कॉलोनी में लगभग सारी ऐसी जगह पर हैं जहां पर नगर निगम की जो कॉलोनियां हुआ करती थी वहां रोड बनी हुई है। और यही नहीं बल्कि मैं तो कह रहा हूँ ग्रेटर में ऐसे ऐसे वार्ड है, जगतपुरा के वार्ड जो आज भी जो है जेडीए के अंडर में आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उसके अंदर जो है सड़कें बनी। यहां तक आप कहेंगे कि हम अब आप पूछेंगे भाई और क्या चीज हुआ। मैं कह रहा हूं कि यही नहीं, आप यदि देखें तो मैं वार्ड नंबर 27 से पार्षद था, लेकिन जहां जहां भी जनता रहती है, जहां जहां जनता का वो था, तो वहां पर सड़कों से लेकर के वहां पर सीवरेज से लेकर के हमने ये बिल्कुल डिटेल चर्चा आपके पास में लौटूंगा, लेकिन मेरा बहुत ही छोटा सा एक सवाल है जो जनता के बीच से कहा जा सकता है। जनता यह भी जानना चाहती है कि आपने 40 बिंदुओं का विजन डॉक्यूमेंट तो दिया है, लेकिन ऐसी कुछ चीजें बता सकते हैं कि गवर्नमेंट आपकी रही हुई है, बोर्ड भी आपके रहे, जिनको लेकर के दावा बीजेपी कर सके कि हाँ बिल्कुल ये काम हमारे ऐसे है कि ना केवल राजस्थान में, देश के कई निगम से हमारे यहाँ काम देखने के लिए आए और हमारी एक आधारभूत जो स्ट्रक्चर हमने तैयार किया, निश्चित रूप से वो निगम के लिए एक ऐसा कदम है कि जो बिल्कुल जिसको लेके हम गर्व है, हमें गौरवान्वित तो हम महसूस कर सकते हैं जयपुर के लोग। ऐसा कुछ मुझे आप बता सकते हैं कि हाँ ऐसा विजन डॉक्यूमेंट में हमने वो चीज दी है। और अब जब 2 निगम बनेंगे, डिवीजन जब उसका कर दिया गया है, 3 शहरों को 6 डिवीजन करके निगम बना दिए हैं 6, तो उसमें ये कह सके हैं कि ये जयपुर में जो किया या जोधपुर में किया या कोटा में किया, उसको हम इस तरह से यहाँ पे भी लागू करेंगे। देखिए मैं बिल्कुल आपको कह देना चाहता हूं कि जो है आज तक जो है कभी भी जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखेंगे पूरे भारत ही नहीं बल्कि बाहर भी, जहां पर एलईडी लाइट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नहीं लगाई हुई, घरों में लगी थी, घरों के अंदर कही थी कोशिश, लेकिन जो है स्ट्रीट लाइट जो है वो जो है एलईडी नहीं थी। हमने एलईडी लाइट भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर शुरू किया। और आज देखिए जयपुर जो है, जहां पर पहले जो लाइटें जो है पीली रोशनी हुआ करती थी, लेकिन आज जो है बिल्कुल व्हाइट रोशनी में जो है पूरा जयपुर शहर दिखता है। बिल्कुल उसमें जो न केवल इस चीज की बल्कि जो है कॉस्ट वाइज आप देखेंगे तो उनमें एडिशनल कॉस्ट नहीं इंक्लूड की गई, केवल जो है पार्टी उसमें से बिजली की जो बचत होगी उसी में से जो है उसका भुगतान होगा। एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो माहौल है वो तैयार होगा, जिससे सरकार जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसकी संपत्ति बनेगी। पहली बात। दूसरी बात आप देखें तो लांगड़ियावास का जो प्लांट है
जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट है वो भारतीय जनता पार्टी के समय में लगा, और वहां से जो है वही नहीं बल्कि बेल्जियम से जो है मिस्टर सुरेंद्र बोरट जो है उस टाइम जो है इसको देखने के लिए आए, और उन्होंने जो है इसमें कुछ चीजें बताई भी, और उन्होंने जो है इसको अप्रिशिएट किया। तो मैं कह सकता हूं जो कि सुरेंद्र बोरट जो है कि भारत राजस्थान के हैं, जयपुर के हैं, बड़ी बात है, और खुद स्वयं जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो ट्रीटमेंट प्लांट जो मतलब बेसिकली जो सॉलिड वेस्ट का जो मैनेजमेंट करते हैं, जो रिसाइकलिंग का करते हैं, उसका बहुत बड़ा नाम वहां पर उनका है। जी पंकज जी, वापस लौटूंगा आपके पास में, मैं ज्योति जी के पास में जाना चाहूंगा। ज्योति जी भी मेयर रही हैं और पूरा एक टेन्योर जो मेयर का होता है पूरा किया उन्होंने। ज्योति जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। आप लोगों ने भी संकल्प पत्र के नाम पर कहा है कि हर पार्षद हर वार्ड के हिसाब से भी करेगा, शहर के हिसाब से भी करेगा। तो यहाँ मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो कांग्रेस ने तो बिल्कुल स्पेशली की, हालांकि हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मैं एक आपका रिएक्शन चाहूंगा बीजेपी का 40 बिंदुओं का जो विजन डॉक्यूमेंट इन्होंने पेश किया उसको लेके। देखिए बीजेपी ने आज जो विजन डॉक्यूमेंट जो पेश किया है उसमें मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि वो नगर निगम से संबंधित उन्होंने कोई स्पेशली कोई बात ही नहीं की। मैं कैसे आप ये बात कह सकते हो कि हम यूडी टैक्स माफ कर देंगे, जबकि हमको पता है कि निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर उन्होंने ऐसा कुछ अपना सेकंड उसमें पॉइंट ही सबसे पहला जो के बाद सेकंड पॉइंट ही ये डाला है कि हम जो है कोरोना काल में जिन विद्यार्थियों को अगर फीस जमा कराने वाले स्कूल भवनों से हम प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो वसूल नहीं किया जाएगा। तो आप एक ऐसा मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी सी बात जो है वो यहाँ पे सामने था, जो ऐसा लगता है केवल हवाई बातें जो है ना वो इसमें करते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्हें वो ना तो पूरा करना चाहते हैं और ना वो पूरा हो सकता है। जबकि आप अगर कांग्रेस का संकल्प पत्र अगर आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। जैसा हमने प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत मैं कहना चाहूंगी कि जब मेरा मेयर कार्यकाल भी था तब प्रशासन शहरों के संग अभियान चला, कांग्रेस की सरकार थी और जयपुर में 16,000 से ज्यादा पट्टे जो है उस वक्त बांटे गए। और इसी तरह से अगर देखेंगे जिस एसटीपी प्लांट की बात कर रहे हैं वो मेरे ही मेयर टाइम के कार्यकाल जब राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब शुरू किया गया था। तो आप जिनकी बात कर रहे हैं वो काम जो है वो बीजेपी के किए हुए ही नहीं है। बीजेपी तो त्रस्त है, बीजेपी से तो परेशान है जनता, और इस जनता जो जिस यूं कहें कि पंकज जी एक भी गौरवान्वित करने वाली बात तो बता ही नहीं पाए। अगर मैं यूं कहूं कि नगर निगम को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने का काम अगर किया है तो बीजेपी के बोर्ड ने किया है, बीजेपी के पार्षदों ने किया है। क्योंकि मैंने जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई तब भी ये लोग समर्थन में आके खड़े हो जाते थे उन्हीं अधिकारियों के जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमें जनता के लिए लड़ाई लड़नी है। उन्होंने भ्रष्टाचार को अगर समर्थन देने करप्शन का इश्यू में जरूर एक सवाल करूंगा यहाँ पे। करप्शन निश्चित रूप से एक मेजर एजेंडा है, मेजर एजेंडा ही नहीं कहूं मैं तो कहूंगा कि समाज में एक ऐसा नासूर बन गया है ये, जिसे पता नहीं अब कैसे इससे मुक्ति मिल पाएगी। कहते तो हैं कि जो रिश्वत देता है वो भी एक्यूज्ड है और जो लेता है वो भी, लेकिन पता नहीं अब इसका अंत कब होगा, कोशिश की जानी चाहिए। जो बचाता है वो भी। संकल्प पत्र आप लोग जब जारी कर रहे थे, या आप मेयर रही हुई हैं, बड़ी जिम्मेदार और महत्वपूर्ण पद एक मेयर का होता है किसी भी सिटी के लिए, आप लोग ये दे सकते हैं कि इनके बोर्ड में ये करप्शन रहे। इन्होंने ब्लैक पेपर जारी किया, तो अगर करप्शन के इश्यू आप लोगों के पास में थे तो आप लोगों को भी जारी करना चाहिए। वेट कर रहे हैं आप लोग। देखिए मैं यूं कहना चाहूंगी इनके करप्शन के इशू को लेकर के तो कांग्रेस पहले ही एसीबी में शिकायत कर चुकी है। इनके 3 मेयर बदले गए जयपुर में। हिंगोनिया गौशाला के क्या हाल हुए निर्मल नाटा जी जब का मेयर कार्यकाल था, वहां पे गायों की कैसी दुर्दशा हुई, कितनी गाय मौत के घाट उतर गई, सबने देखा। सफाई समिति के चेयरमैन है, उनके ऑडियो वायरल हुए जिसमें कि वो सीधे सीधे तौर पर ठेकेदार से लेन देन की बातें करते हुए निर्मल नाटा जी पर दबाव बनाते हुए नजर आए। वो ऑडियो वायरल हुए जिसकी एसीबी में जांच चल रही है। इनको सफाई समिति के जो चेयरमैन उनको हटाना पड़ा और उन्होंने, लेकिन उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद इनकी समितियां नहीं बनती, दोबारा मेयर बनते हैं, फिर वो मेयर को जब दोबारा मेयर बनते तो इन्हीं के पार्षद इनकी खिलाफत कर देते हैं। वो खुद नहीं चाहते हैं कि बीजेपी का मेयर बने। तो ये सब बातें अपने आप में साबित करती हैं, अपने आप जो करप्शन है वो जनता को दिखाई दिया है पिछले 5 सालों में। अगर हम देख रहे हैं लगातार, तो जयपुर में तो लगातार मतलब ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि आप पूरे टाइम केवल मेयर और समितियां बनाते रहे, बदलते रहे, कब साल भर वो रही नहीं। 5 साल के टेन्योर में लगभग 2.25 साल तो समितियां रही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो ऐसे में हम कैसे किसी काम की उम्मीद कर सकते हैं। ज्योति जी वापस आ रहा हूं आपके पास में, श्याम जी के पास एक बार जाना चाहूंगा। श्याम जी आपके पास आना चाह रहा हूं मैं एक बात जानना चाहता हूं कि बड़ा ये कहा जाता है कि बड़ा लोकलाइज चुनाव होता है,
एक दूसरे के रिश्ते निभाते हैं। सरपंच के चुनाव और पार्षद के चुनाव में यही अक्सर देखा जाता है। ये कुछ मायने रखती हैं स्थितियां कि एलईडी लगाई हैं या फिर कहीं नए प्लांट लगाए हैं या फिर कहें कि आरोप लगते हैं कि करप्शन रहा है या मेरा पार्षद उपस्थित नहीं रहा या सफाई के वीडियो वायरल हो, इनका कितना इम्पैक्ट आएगा वोटर पे? योगेंद्र जी, पहले तो आपको बधाई कि आप कोरोना से लड़कर के जीत के आए हो। धन्यवाद। मैं इस डॉक्यूमेंट जब जारी हो रहा था तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था और पंकज तो कुछ उस कमेटी के खास व्यक्ति रहे, 3-4 व्यक्ति लोग थे जिसमें पंकज जी थे, लेकिन कुछ बातें भूल गए। जब मैंने उनका परनामी जी को मैंने कहा क्या कि जयपुर नगर निगम का ही बना रहे हो या जोधपुर कोटा को भी शामिल कर लो, क्योंकि इसमें कोटा और जोधपुर संबंधित कोई भी, और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कड़ी से कड़ी जोड़ो। तो कड़ी तो बीच में वाली कड़ी तो राजस्थान सरकार है, ये तो केंद्र सरकार से जुड़वाना चाहते हैं और कहते केंद्र से हम विशेष रूप से पैसा दिलाते। मैंने उनसे पूछा कि कल शांति धारीवाल जब कोटा में बोल रहे थे कि 726 करोड़ रुपए हमको स्मार्ट सिटी में दे दें, ये इन्होंने कहा डाइवर्जन किया। तो मैंने कहा इसी का आप बता दीजिए डाइवर्जन कहाँ कहाँ किया, कोई है क्या? तो कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे। अब आप अगर मेघवाल बैठा करके विजन का आप जारी करा रहे हो, केंद्र का कोई भी चीज आप कह नहीं पा रहे हो कि हम जोधपुर को स्मार्ट सिटी घोषित करा देंगे। केंद्रीय मंत्री है दोनों, कह सकते थे, नहीं कह मोदी कह दें क्या कर गई। मैंने प्रॉपर्टी करेक्शन का भ्रष्टाचार की बात भी पूछी तो उन्होंने कहा कि ज्योति जी ने पेमेंट जारी कराया था या तो मैंने कहा आखिर किस प्रकार का क्या मामला था? ज्योति जी इसको खुलासा कर सकती है कि भ्रष्टाचार हुआ था नहीं हुआ था, मुझे नहीं पता कह सकते। लेकिन श्याम जी सवाल ये है कि क्या वास्तव में करप्शन के इश्यूज आते हैं, चर्चाएं भी होती हैं, मुद्दा भी है और समाज के लिए एक चुनौती भी है। सफाई की बात आती है, किसी के लिए कहें कि इसका ऑडियो वायरल हो गया या फिर कहें कि हाँ एलईडी लाइटें लगा करके जयपुर को एक बिल्कुल नई रोशनी दी थी। मैं तो ये बात जानना चाह रहा हूं कि आम मतदाता कितना उस पर इम्पैक्ट आता है इन सब चीजों का, या फिर ये देख के चलता है कि अच्छा मैडम तो मेरी गली में रहती है, मैं वोट इसी को दूंगा। ये सब चीजें मायने रखती हैं कि वास्तव में विजन या संकल्प, ये सारी चीजें एक मतदाता जब वोट डालने जाता है तो उसके जहन में उतरती हैं। योगेंद्र जी, ये बात तो सही है कि आपने कैंडिडेट किस प्रकार के खड़े किए, उसका व्यक्तिगत प्रतिष्ठा तो निश्चित रूप से साथ साथ चलती है। यही कांग्रेस ने कहा कि हमने तो विद्रोहियों को भी अभी तक पार्टी से नहीं निकाला, क्योंकि वो तो हमारे ही है। शांति धारीवाल जी कि वो तो हमारे ही है, जीतेगा जो हमारा है। अब हमारा अगर कांग्रेस का टिकट दिया हुआ हार गया और हमारा विद्रोही जीत गया तो वो भी हमारा है, तो इसलिए हम कार्रवाई नहीं करेंगे, बीजेपी ने कहा। तो ये कहना, देखिए क्या काम होता है क्या काम नहीं होता, आप पार्षद की क्या हैसियत होती है ये ज्योति जी अच्छी तरह जानते, क्योंकि इन्होंने खुद ने बांटा, इतने काम करा दिया और काम की क्वालिटी नहीं बन पाती है। उसका कारण है कि कमीशन जिस प्रकार से होता है उससे 50% भी आपका काम धरातल पे नहीं उतरता है। जी तो चलिए मैं वापस आऊंगा श्याम जी, आपके पास वापस आ रहा हूं। चारू जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चारू जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। आम मतदाताओं से आपकी बात भी होती होगी, आप लोग भी, हम सब एक मतदाता भी हैं। ये जब एजेंडे आते हैं असेंबली पार्लियामेंट इलेक्शन, यहां तक तो ठीक है, लेकिन जो लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं, पंचायत राज के चुनाव हम मान के चले, इसमें किसी भी पार्टी का जो एजेंडा सामने आता है कि हमारे वोट मांगने का आधार ये है, मैं जो समझ पाता हूं कि आप चाहे संकल्प पत्र के नाम से दीजिए, चाहे मैनिफेस्टो दीजिए या विजन डॉक्यूमेंट दीजिए, मकसद सबका एक ही होता है कि मेरे वोट मांगने का आधार ये है। इन पत्रों का कितना असर होता है एक मतदाता पे? सर सच बात तो ये है कि इन जो पत्रों को सरसरी निगाह से अगर देखा जाए तो केवल ये संकल्प पत्र हैं और पत्र ही बन के रह जाते हैं। इनको जो वास्तव में जब इम्प्लीमेंट करने वाली बात आती है तो कोई भी पार्टी हो वो उसको केवल अपने आंकड़ों में काम में लेती है, उसका वास्तविक रूप से उसको धरातल पे अपने आंकड़ों को या जो अपने संकल्प पत्र है या जो भी उसका एजेंडा होता है उसको वो नहीं लेकर के आती। तो मतदाता का भी जहाँ तक पार्षद चुनाव वाली बात है तो उसमें उतना रुझान नहीं आता। वो केवल यही चाहता है कि मेरी गली की सफाई की समस्या हो या पार्किंग की समस्या हो या कोई आवारा पशुओं की समस्या हो, तो मैं ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को चुनूं जो मेरे पकड़ में हो, जो मेरी पहुंच में हो। तो ये पत्र इस चुनाव के अंदर मायने नहीं रखते। ये मेरी
अनुसार ये जो है विधानसभा या सांसद का जब चुनाव होता है तो इनकी महत्वता ज्यादा होती है। लोकल बॉडीज के चुनाव के अंदर व्यक्ति वो देखना चाहता है कि मेरी अपेक्षाएं, मेरे क्षेत्र की अपेक्षाएं कौन व्यक्ति पूरा कर सकता है। जी बिल्कुल। पंकज जी, अब आपके पास आना चाहूंगा मैं। आप खुद पार्षद भी रहे हैं, डिप्टी मेयर भी रहे, मेयर भी रहे हैं, और अभी जो कमेटी बनी है, राजनीतिक दल जब किसी भी को कैंडिडेट बना करके मैदान में उतारते हैं उससे पहले काफी एक्सरसाइज की जाती है। कहा भी यही जाता है कि पैनल मांगा जाता है, फिर देखा भी जाता है कि हाँ ये जिता हुआ, क्योंकि हर राजनीतिक दल का एजेंडा एक ही है कि कैसे भी करके जो भी टिकट जिस पद के लिए आप दे रहे हैं वो जीतते हैं राजनीतिक दल, या वास्तव में जो जनता का भरोसा जीत करके जिसे कैंडिडेट बनाते हैं। ये कैसे देखें? आपको लगता है कि विजन डॉक्यूमेंट हो या संकल्प पत्र हो, जनता उस पर गौर करती है? देखिए, मैं आपको दो चीज बता देता हूँ। पहली बात, उन्होंने कहा कि भाई ऐसी चीज नहीं होती, देखिए सब जगह होती है, क्योंकि आप देखिए कि लगातार चाहे कोई भी चुनाव, छोटा हो बड़ा हो चाहे कोई भी हो, लेकिन एक वोट बैंक जो है, जिसे हम लोग वोट बैंक का नाम देने लग गए हैं, अब वो वोट बैंक जो है उनकी रीति नीतियों के हिसाब से तय होता है, और उनके हिसाब से जो है वोट जो है, क्योंकि तभी आप पार्टी का टिकट मांगते हैं। अदरवाइज यदि पार्टी के का जो है अस्तित्व नहीं होता या उनका कोई विजन नहीं होता तो आदमी स्वयं निर्दलीय लड़ने की कोशिश करता और निर्दलीय लड़के जीत के आ जाता। इसलिए मैं कहता हूं कि पार्टी का जो है एक अस्तित्व रहता है, पार्टी के जो बात कहती है, उनके जो नीति और नियति जो होती है उन पे जो है निश्चित रूप से जो है लोग विश्वास करते हैं और देखते भी हैं। पहली बात। दूसरी बात जो अभी सबसे बड़ी कही, श्याम जी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि श्याम जी ने जो है वो जब इन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी कनेक्शन का जो बात की थी, क्योंकि मैं तो नहीं चाहता था कि ज्योति जी बैठी हुई है कि प्रॉपर्टी कनेक्शन, लेकिन मैं बहुत विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि हाँ, प्रॉपर्टी कनेक्शन की आज बात की थी श्याम जी ने, और मैंने श्याम जी को कहा था कि यदि चाहेंगे तो मैं उसकी जो है सार्वजनिक कॉपी जो है आपको दे सकता हूं, सार्वजनिक रूप से जनता में दे सकता हूं कि हाँ, वो कांग्रेस की सरकार द्वारा गठित की गई कमेटी के द्वारा उसका भुगतान किया गया, और 2009 के अंदर उसी सरकार ने जो है ये आरोप लगाया कि प्रॉपर्टी कनेक्शन पर बेईमानी हुई। लेकिन मैं फिर विनम्र शब्दों कहना चाहता हूं कि उसकी सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी के द्वारा भुगतान किया गया। इसका जो है उदाहरण देता हूं। आप सुन जाइए बीजेपी के कार्यकाल में हुआ था वो काम, तो फिर आप ये तो स्वीकार करें कि अशोक सरनानी जी का वो कार्यकाल था जिसमें प्रॉपर्टी कनेक्शन का काम दिया गया था, उसमें करप्शन था। जी मैं उसकी बाद में कर लेंगे। ज्योति जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, ज्योति जी आपके पास आऊंगा, मैं आपसे कहूंगा जवाब जरूर, आपसे मैं जवाब जरूर लूंगा। एक बार पंद्रह पूरी करेगी, फिर आपको विनम्र शब्दों में कहता हूँ, मैं आ रहा हूँ, दो बात कहता हूँ, मैं विनम्र शब्दों में फिर कहता हूँ, जिस सरकार की ज्योति जी बात कर रही है, निश्चित रूप से ज्योति जी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए और बहुत बड़े मुद्दे उठाए, लेकिन सरकार के लगातार जो जी है ज्योति जी को मुख्यमंत्री के अगेंस्ट में ये नहीं भूलना चाहिए सरकार को किसी भी हालत में। सर चले, ये तो बात हुई, आपने अपनी बात कह रहे हैं आप, लेकिन मैं तो छोटा सा सवाल करना चाह रहा था कि आपके संकल्प जो है डॉक्यूमेंट, संकल्प पत्र विजन डॉक्यूमेंट का कितना असर होता है पब्लिक पे? मैं तो सिंपल से एक बार वो जानना चाहता हूं, आपके वास्तव में जनता इससे कुछ प्रभावित होती है? नहीं, बिल्कुल देखिए प्रभावित होती है और सरकार इस चीज को जानती है। मैंने आपको फिर कहा ना, अभी ज्योति जी ने कहा भाई एसटीपी प्लांट, मैं कह रहा हूं 125 एमएलडी का प्लांट डेलावास का जो है मेरे टाइम पे जो है हमारे टाइम पे शुरू हुआ, जब जो है अशोक परनामी जी मेयर थे, और उसके अंदर जो है मीथेन गैस से बिजली बनाने का काम जो है हमारे टाइम पे शुरू हुआ। लेकिन जो है फिर कहना आपको कि और जो लगातार जो चीजें थी, सीवरेज प्लान की बात हो, चाहे मास्टर ड्रेनेज प्लान की बात हो, चाहे ये प्रॉपर्टी कनेक्शन में ये सवाल इस वजह से पंकज जी, यह सवाल मेरा इस वजह से, आप लोगों ने कहा कि मास्टर ड्रेनेज सिस्टम के लिए हम प्लान बनाएंगे, और यही कांग्रेस भी कह रही है। आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग सिटी बस में चालू करेंगे, कौन सी, इलेक्ट्रिक वाली, ये बात कांग्रेस कह रही है, बहुत कॉमन है। आपने कहा कि ऑडिट सिस्टम लागू करेंगे, कांग्रेस इस से खारिज नहीं करेगी। लेकिन नहीं, मैं बात जो कहना चाह रहा हूं, आप लाइट की बात कर रहे हैं कि कॉलोनी में लाइट, एलईडी लाइट को लेकर के आप जिसे उपलब्धि के रूप में कह रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में बड़ी उपलब्धि के रूप में कह सकते हैं कि एलईडी लाइटें लगवाई और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के वक्त लगाई। बड़ी रोचक बात है इसमें, एक राजपाल शर्मा शेखावत, माफ करिएगा, जो आप ही के पार्टी के बड़े नेता और मंत्री रहे, उन्होंने तो कहा कि ये लाइटें इस तरह से कैसे हैं। ये तो मैं बात कर रहा हूं जनपद की, जो विधानसभा से और आपके पूरे सेक्रेटरीट हाईकोर्ट पूरा रूट आता है, कि कहा साहब इससे इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आता है। बोलो इससे तो बढ़िया है फिर इसको बंद ही कर दीजिए, बिल्कुल ही नहीं आएगा।
ये तो आपके मंत्री के कमेंट थे जब वो यूडीएच मिनिस्टर थे, आप उसे उपलब्धि बता रहे हैं। देखिए मैंने आपको फिर कहा, देखिए आप जो उन्होंने कहा एलईडी लाइट जो है आप लगातार देखेंगे तो 18 वाट से शुरू हुई और उन लाइटों की जो वॉट्स हैं वो 60 वाट से लेकर के उसके ऊपर वाट्स तक दी गई। मैं अब दो चीजें बताता हूं, आपने जो बात कही उन चीजों की, सबसे पहले जो आपने कहा ना ये लोग विजन डॉक्यूमेंट में क्या है, ये चीजें क्या है, तो मैं इन्हीं चीजों की बात कर रहा हूं कि आपने कहा जयपुर शहर में जो है डक्टिंग की बात जो है, मैं कह रहा हूं कब शुरू हुई थी, जब माननीय मुख्यमंत्री जो है 2007-8 के अंदर जब शहर का दौरा करने गई थी, 15 अगस्त या 26 जनवरी का मामला था, जब जो है बड़ी चौपड़ पे उन्होंने जो है झंडा फहराया था और आपका मीडिया उस दिन मुझे ध्यान है योगेंद्र जी साथ में था और पूरे शहर का जो है दौरा किया था उन्होंने, और उन्होंने उसी दिन तय किया था कि ये जो जिस तरीके से जो हाल बना रखा है पूरे शहर का, ये हाल नहीं होना चाहिए। और उसी दिन से अंडरग्राउंडिंग केबलिंग का काम जो है वसुंधरा जी की 2003 से लेकर के 2008 की सरकार में हुई। मैं सब लोगों के लिए जरूरी है। चले पंकज जी मैं वापस आ रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। कुशल भारत की पहचान बन रहा है राजस्थान। केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित और RSLDC के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान का अग्रणी स्किल सेंटर कंप्यूकॉम फाउंडेशन दे रहा है एक सुनहरा मौका। जी हाँ, निशुल्क ट्रेनिंग के साथ निशुल्क भोजन और रहने की उत्तम व्यवस्था, हाईली क्वालिफाइड ट्रेनर्स और वेल इक्विप्ड लैब्स में पाएं अनेक स्किल बेस्ड प्रोग्राम का प्रशिक्षण और पाएं रोजगार के बेहतरीन अवसर। तो आज ही कॉल करें कंप्यूकॉम फाउंडेशन, टोल फ्री नंबर 9314601111। सुरक्षित स्वर्णिम भविष्य की बात कंप्यूकॉम फाउंडेशन के साथ। स्वागत है, आप देख रहे हैं खास खबर। हम बात कर रहे हैं राजस्थान में 3 शहरों के 6 निगम के लिए चुनाव हो रहा है और बड़ा रोचक मुकाबला भी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि दोनों ही पार्टियां यानी कि बीजेपी कांग्रेस अपने स्तर पे और भी जो पार्टियां पार्टिसिपेंट कर रही हैं वो भी अपने अंदाज से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने जनता को लुभाने के लिए, मतदाता को लुभाने के लिए अपना विजन और संकल्प पेश कर रही हैं। मैं ज्योति जी आपके पास आना चाहूंगा। एक तो आरोप का मैं जवाब लूंगा आपसे मैं, लेकिन उससे ठीक पहले मैं जानना चाहूंगा कि वास्तव में आप तो खुद डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन भी लड़ा, पार्षद भी रही हैं, निकाय की एक लंबी पारी आपने खेली है। वास्तव में जो वादे करते हैं पार्टी स्तर पे वह ज्यादा महत्व रखते हैं कि जनता अपने पार्षद का चेहरा देखती है, पार्षद का एक प्रीवियस रिकॉर्ड क्या रहा है वह देखती है, या कितना मिलनसार है, क्या मायने क्या रखती है? मैं ये थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि आपके विजन डॉक्यूमेंट संकल्प के आधार पे वोट डालती है। नहीं योगेंद्र जी, मैं यूं कहना चाहूंगी, देखिए दोनों बातों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। संकल्प पत्र की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है, पार्टी कैसा काम कर रही है, पार्टी की नीति क्या है, और उसने अगर पहले वादे किए थे तो उनको उसने किस हद तक पूरा किया था। जैसे हम प्रशासन शहरों के संग अभियान की अगर बात करते हैं, या अभी राजस्थान सरकार जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है यहाँ पर राजस्थान में, उसने कोरोना काल में जैसे जनता को राहत देने का काम किया है, तो उसका एक बहुत अच्छा मैसेज और संदेश तो लोगों के बीच में है। क्योंकि मैं इस बात को ऐसे भी बहुत
बहुत दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैं जिस क्षेत्र में रहती हूँ, मैं वहां से शुरू करती हूँ, जिस क्षेत्र में रहती हूँ उसे जनरली बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पिछली बार कांग्रेस के हमारे जो प्रत्याशी थी उसकी उस जगह से जमानत भी जब्त हुई थी। आसपास के जो 2 और वार्ड है वहां पर भी अक्सर बीजेपी का पार्षद जीतता है। लेकिन अगर इस बार देखते तो लोगों ने यही कहा कि कोरोना में हमको बीजेपी से कोई सपोर्ट नहीं मिला, और यहाँ पर अब की बार स्थिति यह है कि बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी की जमानत जब्त होने के चांसेस जो है वो लग रहे हैं। उस वार्ड से जहां से मैं रहती हूँ, जहां से 50 साल में मैं केवल एक बार पार्षद बनी थी, लेकिन इस बार स्थितियां बहुत अलग है। तो पार्टी के एक विजन की तैयारियां तो होती हैं, पार्टी के एक विजन का महत्व तो होता है, लेकिन साथ ही साथ अगर वो कैंडिडेट अगर उस काम को अगर करवा सकता है तो उस चीज को भी लोग आकलन तो करते हैं कि ये एक विजन तो है, लेकिन क्या हमारा पार्षद इतना सक्षम है कि वो इस विजन पे काम करवा पाएगा, तो उसको भी देख के चलते हैं। तो दोनों फैक्टर काम करते हैं, लेकिन मैं ये तो कहूंगी कि पार्टी का केवल कैंडिडेट को देख करके ही वोट जो है वो नहीं दिया जाता। पार्टी ने जैसे हमने प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया, 16,000 पट्टे अगर जयपुर शहर में बांटे गए तो उसका इम्पैक्ट है। लोगों को लगता है कि हमें पट्टा कांग्रेस की सरकार में मिला था, दोबारा अगर कांग्रेस चुन करके आएगी तो हमें पट्टा मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, जबकि बीजेपी का लगातार बोल रहा है तब हमें ऐसा नहीं मिला। तो इस तरह की जो बात अभी बीजेपी के संकल्प पत्र में, अगर हम दूसरी बात की मैं अगर आपको चर्चा करूं, हम जयपुर समारोह फिर से शुरू करेंगे। अरे भाई, जयपुर समारोह किसी ने बंद ही नहीं किया है। ये तो पहले चुनाव एमएलए वाले विधानसभा के आ गए, फिर लोकसभा के आ गए, फिर उसके बाद कोरोना का टाइम शुरू हो गया, जिसकी वजह से जयपुर समारोह जो है वो आयोजित नहीं हो पा रहे। लेकिन आप अपने घोषणा पत्र में एक ऐसी बड़ी अजीब सी बात लिख देते हैं कि हम जयपुर समारोह फिर से शुरू करेंगे। अरे भाई, आपको काम अगर बताने थे आप बताते। अभी पंकज जी बात कर रहे थे कि हम ड्रेनेज सिस्टम के लिए बड़ा काम करेंगे। मैं ये कहना चाहूंगी कि परकोटा है, यहाँ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई और सीवर की लाइन बहुत पुरानी हो गई। 400 करोड़ का प्रोजेक्ट मेरे टाइम पर बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे साइन होने के लिए फाइनल बिल्कुल फाइनेंशियल जो जिसे कहते हैं सेंक्शन के लिए सरकार के पास गया और सरकार ने उसको नहीं करके भेजा। तो ये आपकी राजनीतिकरण है कि अब चूंकि आप कांग्रेस की मेयर है, इसलिए हम जयपुर शहर में अगर कांग्रेस की मेयर है तो हम 400 करोड़ का ये प्रोजेक्ट ही सेंक्शन नहीं करेंगे। और वो प्रोजेक्ट आज तक सेंक्शन नहीं हो पाया, जिसका खामियाजा ना भुगतता है शहर। वरना परकोटे का ड्रेनेज सिस्टम फिर भी बेटर है, लेकिन यहाँ पर आप उस लाइनों को चेंज ही नहीं करना चाहते हो। आपने खुद ने देखा मेट्रो का प्रोजेक्ट किस तरीके से परकोटे में अटका करके रखा। जयपुर के हेरिटेज को बचाने के लिए कोई काम नहीं किया गया। जयपुर को अगर हेरिटेज में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लाने की बात हो, उसे लगातार उसके हेरिटेज को बचाने का काम हो, उसके फसाड वर्क का काम हो, वो हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया। ऑपरेशन पिंक, ऑपरेशन परकोटा के माध्यम से अतिक्रमण हटाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। तो सब चीजें पता चलती है। ज्योति जी, ये तो उपलब्धियां हूं। मैं तो वो एक बात जानना चाहता हूं कि आपने जैसे स्टार्टिंग में कहा भी, ये बात संकल्प पत्र हो, डॉक्यूमेंट हो या पास स्तर पे अपने कुछ बातें हो, जनता देखती क्या है वोट डालने से पहले? देखती है कि हाँ, इन्होंने ये विजन डॉक्यूमेंट पेश किया है, इन्होंने संकल्प पत्र पेश किया है, या मेरा पार्षद ये वादे मुझसे कर रहा है। कोई देखता है इसको, या फिर ये देखते हैं कि हाँ, क्योंकि मैं ये बात इस वजह से कर रहा हूं कि जब काउंटिंग होती है, जब हम बात करना चाहते हैं, जो पार्टी पिछड़ जाती है उसका एक सीधा सा उत्तर होता है, वो कहती है कि देखिए तो लोकलाइज इलेक्शन होता है साहब, बहुत इमोशंस जुड़े होते हैं, हमारे वादे अलग बात होती हैं। तो ये सब चीजें जब इमोशंस से जुड़े होते हैं, उन इमोशंस को क्यों नहीं तलाशते हम कि विजन डॉक्यूमेंट या संकल्प पत्र इनमें इतनी एक्सरसाइज करते हैं इमोशंस में? देखिए योगेंद्र जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि दोनों फैक्टर्स है और पार्टियां भी दोनों फैक्टर्स पे काम करती हैं। उसने अगर अपना संकल्प पत्र भी किया है तो कैंडिडेट जो चुने हैं उसको भी चुनने में उतनी मशक्कत भी की गई है। हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से 250 वार्ड हुए और प्रत्याशी निकल करके सामने आए, बहुत बड़ी संख्या में, कांग्रेस में तो इस बार बहुत जबरदस्त उत्साह था और बहुत बड़ी संख्या में प्रत्याशी निकल करके सामने आए। तो ऐसी स्थिति में वहां पर कैंडिडेट को चुना जाना भी अपने आप में पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा काम होता है, जिसे पार्टियां बहुत मंथन से बहुत कोशिश करती हैं कि जिताऊ कैंडिडेट हो। जिताऊ कैंडिडेट का मतलब वही होता है कि जो कैंडिडेट वहां पर जनता के साथ जुड़ा हुआ हो। देखिए, वही जिताऊ हो सकता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर जो जनता से जुड़ा हुआ, मतलब उसे सरकार के काम, पार्टी के काम, पार्टी की नीति को आगे बढ़ाने का काम वहां पर अपने क्षेत्र में किया हो, जिससे कि वो सरकार के इस डॉक्यूमेंट को, इस विजन को, इस नीति को जनता के बीच में ले जा सके और जनता उसको एक्सेप्ट कर सके कि हाँ, ये व्यक्ति उस पार्टी जुड़ा हुआ और काम को करवा सकता है। जैसे मैंने आपको कहा भी, एक मिनट में, जैसे मैंने आपको कहा भी, जैसे अगर मैं यही की वार्ड की बात करूं 70, 71, 72, तो उसमें स्थिति इस बार यही है, जो लोगों ने कोरोना काल में काम किया है उन लोगों को मौका मिला, तो वो इस बार स्थिति ये है कि बीजेपी को अपनी जमानत जब्त होगी उसकी निश्चित रूप से इन एरिया में।
जी चलिए, चारू जी आपके पास आना चाह रहा हूं एक बार में। कोरोना काल निश्चित रूप से एक समाज सेवा के लिए बड़ा माध्यम रहा लोगों के लिए, और इसमें कहीं नहीं है, लोगों ने अपनी राजनीतिक जो धरातल है उसे भी तलाशा उसमें, और तराशा भी, दोनों काम किए हैं कि हाँ मुझे चुनाव लड़ना, क्योंकि आरक्षण की लॉटरी पहले निकल चुकी थी, तो सबको मालूम था कि मेरा वार्ड किस स्तर का है, मुझे तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तमाम जो चीजें थी, कुछ ऐसी चीजें मायने रखेंगी या फिर इनके विजन डॉक्यूमेंट और संकल्प पत्र मायने रखेंगे? देखिए, सच तो जो मुझे नजर आता है वो ये कि जिन लोगों ने सेवा की कोरोना काल में, टिकट उन्हें मिले ही नहीं, या बहुत कम ऐसे लोग रहे जो टिकट लेने में कामयाब रहे। और विजन डॉक्यूमेंट की और अपन इसकी जो संकल्प पत्र की बात करते हैं, तो ज्योति जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि दोनों चीज, जब मतदाता अपना वोट देने जाता है तो दोनों चीजों का आधार रखता है। वो पार्टी भी देखता है, लेकिन कैंडिडेट को भी वो प्रेफरेंस देता है कि वो कितना उसकी पकड़ में रहेगा। तो लोगों को जरूर इससे फायदा हुआ कोरोना के टाइम पे। कई लोग उतर करके आए जो कि अपना भविष्य राजनीति में देख रहे थे, और उन्होंने अपने तन मन धन से, किसी भी कारण से मान लीजिए आप, उन्होंने लोगों की सेवा की। अब वो बात अलग है कि किसके भाग्य में लिखा था, किसको मिला, लेकिन कोरोना ने लोगों को फायदा तो इस तरीके से, जो भी प्रभावित लोगों के थे उनको, तो उसे एक सेवा के रूप में मान रहे हैं आप, तो उसका ख्याल जरूर रखेंगे लोग। हाँ बिल्कुल रखेंगे, क्योंकि वक्त बेवक्त जो व्यक्ति सहायता में आया है, तो उसकी बात जो है, लोकल व्यक्ति की बात, जब मतदाता वोट देने जाता है और जब वो बूथ पे बैठा होता है, तो उसकी बात को सुना जाता है, समझा जाता है, उसको ध्यान में रखा जाता है। जी श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए, एक्सरसाइज के लिहाज से देखें तो मुझे जो लग रहा है कि बीजेपी कांग्रेस से आगे है तैयारियों के लिहाज से। मैं जो दिखाई दे रहा है साफ, पार्टी के पे हम देखते हैं कि जो इनकी प्रेस रिलीज आती हैं लगातार, जैसे कोई असेंबली या पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे हो, इनका सोशल मीडिया, इनके पन्ना प्रमुख, इनके बूथ प्रमुख, सबको एक्टिव किया हुआ है। इधर पीसीसी के साथ में दिक्कत ये आ रही है, हालांकि पीसीसी में एक प्लस पॉइंट ये भी है कि मैं जैसे कांग्रेस के कई नेताओं से बात करता हूं, एक कार्यकर्ता से भी करता हूं और नेता से भी करता हूं, तो वो ये कहते हैं कि कांग्रेस का धरातल है, कोई जरूरी नहीं है कि कांग्रेस की कमेटी बने उसके बाद ही कार्यकर्ता सक्रिय होते हैं। कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत हैं और कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव है। तो तैयारियों के लिहाज से मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, क्योंकि पूरा अभी कैंपेन तो तब करेंगे कि कमेटी पूरी नहीं बनी हुई है कांग्रेस की। इधर बीजेपी पूरी तरह युद्ध स्तर पे तैयारियों के साथ चुनावी जंग में है। बीजेपी के प्रदेश तैयारी कर रहे हो और केंद्रीय मंत्रियों को लाना पड़ रहा है चुनाव में। पहले मैंने चुनाव देखे हैं नगर निगम के, केंद्रीय मंत्री स्तर का तो चुनाव कभी होता ही नहीं था। एक लखावत जी होते थे, वो टिकट बांटते थे और सारा काम हो जाता था पंकज जी के टाइम में। अब तो टिकट बांटने के लिए जिस तरह की मारामारी हुई है दोनों तरफ, एआईसीसी के सदस्य आ गए, उनको पूछा तक भी जब टिकट देने का वक्त आया तो वो भूल गए उनको। तो ये सारी बातें कांग्रेस में भी बड़ी विचित्र है, बीजेपी में बड़ी विचित्र है। बीजेपी के ऑफिस में जाके आप देखेंगे तो दोनों तरफ आज हाँ, आपने भी जारी कर दिया जोधपुर ये किया हमने, उसको भूल गए तो नहीं है हमें यहाँ। तो यहाँ मुख्यमंत्री निगम का एक्ट। चलिए, लेकिन इसी बात में श्याम जी एक और जानना चाहूंगा, आप जो कह रहे हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों की टीम यहाँ पे लगी हुई है और ये कहा जा रहा है कि जो प्रदेश के नेता हैं, मंत्री राजस्थान से बने हुए हैं, तो क्यों नहीं काम करेंगे? पार्टी का कार्यकर्ता ही तो पहले होता है, उसके बाद ही तो केंद्रीय मंत्री बने। ये बीजेपी का तर्क है। मेरे जहन में भी ये सवाल था, मैंने बीजेपी के सीनियर लीडर से पूछा कि आपने केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया, उधर गजेंद्र सिंह शेखावत जी कमान संभाल रखे कि वो क्षेत्र के सांसद हैं, वहां के वासिंदे हैं। हमारे हर कार्य नेता ये मान के चलता है कि कार्यकर्ता मैं पहले हूँ, तर्क बीजेपी का है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात कर लेते, जैसे कहा तो चलता रहा है कि डोटासरा डे बाय डे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट पेश करते हैं, क्या पोजीशन है, कहाँ क्या स्थितियां हैं। तो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री भी पूरी पैनी नजर से एक एक चीज को देख रहे हैं। श्याम जी आपकी आवाज थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है। जी
मुख्यमंत्री का प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट कर रहा है का विषय है, मतलब मुख्यमंत्री को कभी भी प्रदेश अध्यक्ष रिपोर्ट नहीं करता है। अगर ये नई बड़ी पार्टी जो गई है वो निश्चित रूप से संगठन को कमजोर करने वाली होती है। अगर किस बात का मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट पेश करे, मुख्यमंत्री को कोई कमेटी बना दो, वो कमेटी तो करे। अब यहाँ पे भी देखिए बीजेपी में जो कह रहे हैं आप केंद्रीय मंत्री, जयपुर में केंद्रीय मंत्री की जरूरत क्यों है? यहाँ सांसद को सक्रिय क्यों नहीं किया हुआ है? जो इनके विधायक है उनको सक्रिय क्यों नहीं किया हुआ है? वो साइडलाइन है। अब आप देखिएगा कि अर्जुन लाल मेघवाल का जयपुर से क्या नाता है और क्या जानकारी रखते हैं जयपुर के बारे में, ये पंकज जी बता सकते हैं? जयपुर में रहते हैं, जयपुर में लंबे समय सर्विस की उन्होंने। ये सर्विस तो उद्योग विभाग की, आज उद्योग विभाग की बातें कर रहे थे। वो सारे डायरेक्ट तो आईएएस थे नहीं, वो भी उद्योग विभाग से चुनकर के आए, उनका भाग्य था। और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप पहले लगे थे, मैं कहना नहीं चाहता, इस जगह पर है आज भी मौजूद, एसीडी में मामला था उस वक्त भी। तो ये सारी बातें हैं, क्योंकि आज मंत्री हो गए केंद्र के मंत्री होने के बाद भी राजस्थान के लिए तीनों केंद्रीय मंत्री क्या विशेष करके लेके आए ये बता दें। आज उनको कहना चाहिए था हम केंद्र सरकार में हैं और हम राजस्थान की कहा इन्होंने विकास के क्रम को मत तोड़िए, विकास केंद्र से और निकायों के साथ एक बड़ी धारा बनाई है। ये बात एक अलग है कि में उस ब्रिज को भूल गए जिसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। नहीं योगेंद्र जी, यहाँ देखिएगा, याद कीजिएगा वेंकैया नायडू शहरी विकास मंत्री थे, उन्होंने पैसा दिया राजस्थान को, उसके बाद वो चले गए, पैसा नहीं मिला। पहले लिस्ट में अनाउंसमेंट हुआ। पहले अगर ये सारी बातें अगर हमारा प्रतिनिधि केंद्र का मंत्री बनता है तो हम सोचते हैं कि हमको मिलेगा। मुख्यमंत्री के आरोप लगाते हैं, मुख्यमंत्री जी तो कुछ दे सकते हैं। अब ये मेरिट देखिए, मेयर काउंसिल के अध्यक्ष है ज्योति जी मांग करती रही कि हमारे को मेयर का, आप देखिएगा हमको नगर निगम दे दो, 39 लाख रुपए खर्च हुए उसके ऊपर, आज तक निगम एक्ट बना। और देखिए अशोक जी कह रहे थे कि मुझे पता ही नहीं है, अब एक्ट है नहीं है, जब अगर बनाएंगे तो क्या स्थिति हो बता ही सकते हैं सारी। इसलिए प्रताप सिंह को नहीं बनाना चाहिए। मैं कल उनको सुन रहा था, देखिएगा शांति धारीवाल जी को, वो तथ्यात्मक रूप से सारी चीजें कह रहे थे, कुछ कर सकते हैं, चिंता लेना चाहिए। विजन नहीं ले पा रहे, नहीं क्यों नहीं ले पा रहे, समझा नहीं पाई हो। केवल ये सारी अव्यवस्था के कारण अंदरूनी मामला है वो। मैं वापस आऊंगा आपके पास, पर पंकज जोशी साहब के पास जाऊंगा। एक बात कह रहा हूँ, एक तो सवाल है, मंत्री लेकर के तमाम देर का चुनाव भी कर दिया जाता था, सारे काम कर दिए जाते थे। पहली बार ऐसा लगता आवाज साफ नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही जी। आवाज नहीं आ रही है। जी पंकज जी, आप मुझे पा रहे होंगे। सवाल ये है कि अभी श्याम जी ने एक सवाल खड़ा किया है कि केंद्रीय मंत्रियों को लगाना पड़ रहा है, उधर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट पेश कर रहे हैं मिस्टर डोटासरा जो पीसीसी के चीफ हैं। पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि बिल्कुल बहुत बड़े स्तर पर इलेक्शन की मॉनिटरिंग हो रही है। चलिए अच्छी बात है, ये लोकतंत्र का उत्सव है और जश्न भी ऐसे ही होना भी चाहिए। लेकिन एक सवाल भी इन्होंने खड़ा किया है कि आप क्रम की बात कर रहे हैं, अर्जुन मेघवाल जी कह रहे हैं कि आप निकाय के साथ साथ आप केंद्र की जो योजनाएं उनका बेनिफिट मिल सकेगा। तो ये डायरेक्ट आती हैं योजनाएं, क्योंकि स्मार्ट सिटी में जब वेंकैया नायडू साहब ने अनाउंसमेंट किया उसके बाद में कोई बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट पे बहुत ज्यादा एक्सरसाइज मुझे दिखाई नहीं दे रही है। जो पहले के काम थे उन्हीं पे, चाहे शहरी विकास मंत्री आपकी जो भी बीच में उन्होंने रिप्लेस किया होगा, लेकिन वो उस स्तर पे काम नहीं कर पाए जो मिस्टर नायडू कर पाए थे। यहाँ राजस्थान से वो सांसद बन करके गए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वो साउथ इंडियन थे, उसके बावजूद भी उन्होंने राजस्थान के उन शहरों को तरजीह दी। उन्होंने वास्तव में, श्याम जी कह रहे हैं, जो काम किया उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। निश्चित रूप से उन्होंने राजस्थान का कर्ज उतारा। लेकिन ये क्रम कैसे बनाएंगे आप ओवरलैपिंग करेंगे राजस्थान गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट साइड में और सीधे कनेक्शन कर देंगे? ये मेरे समझ से बाहर थी। मैं सुन रहा था उस समय लाइव मेघवाल साहब को, ये कैसे कर पाएंगे? देखिए, हमने विजन डॉक्यूमेंट में बहुत साफ सा लिखा। अभी जैसा ज्योति जी ने कहा कि आप यूडी टैक्स माफ कैसे कर देंगे? अरे भाई, सरकार की मंशा नहीं है क्या? हमने क्या किया, उसमें क्या लिखा है? हम बिजली बिल माफ कराएंगे। किससे?
राज्य सरकार से। हमने कहा हम जो है इसके थ्रू काम करेंगे, स्कूलों ने करेंगे आप कोरोना काल का यूडी टैक्स माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, क्या कोरोना करेंगे? कोरोना काल का करेंगे आप या उनका पूरा साल का फाइनेंशियल जो है उसका माफ करेंगे? कोरोना काल पूरा है भाई, कोरोना एक साल ही होता है क्योंकि यूडी टैक्स मंथली नहीं लिया जाता, पीरियोडिकल नहीं है। यूडी टैक्स का मतलब है पूरे साल भर का, इसलिए पीरियोडिकल नहीं होता चाहे वो कितना भी हो। मैं आता हूं, अभी दूसरी चीज पाता हूं। अभी ज्योति जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि साहब मैंने जो है 400 करोड़ रुपए जो है शहर की ड्रेनेज प्लान के लिए बनाए। अरे भाई 4 साल तो आप कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे ना, मतलब मेयर थे ना, और मंत्री धारीवाल साहब थे ना, और उसके बाद में आपने कहा कि जो है ड्रेनेज प्लान जो है लास्ट में फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गया, और आपके मंत्री जी ने क्या कहा? पंकज जी, एक साल बाकी था और आपको खुद को भी पता है समय लगता है उसमें, और एक साल तो बहुत लंबा समय होता है जहाँ के वो फाइनल स्टेज पे वो पहुंचे। सुन जाइए, 4 साल में मैं बताता हूँ। आप केवल ज्योति जी पे कन्फाइंड होकर के जो बातें कर रहे हैं, तो मेरा कार्यकाल तो हो गया, आपकी बार वाले भी बताइए। आज 3 शहरों के निगम पे फोकस करिए आप। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको कि भाई बोर्ड तो आपका था, बीजेपी का केवल मेयर थी। मेयर थी, मैं तो केवल बोर्ड आपका था। वो भी एक अलग प्रयोगशाला थी एक। नहीं थी। देखिए मैं कह रहा हूँ आपको कि वहां पर बीजेपी के धारीवाल साहब नहीं थे, नगर निगम बीजेपी के धारीवाल साहब ने नहीं कहा। वहां पर जो है निगम में घुसने के लिए जो कैबिनेट मंत्री थे उस टाइम के, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे बृज किशोर शर्मा जी, उनको बाहर जो है वेट करना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, कांग्रेस के थे। तो मैं कह रहा हूं इन चीजों पर नहीं जाएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि और हम तो जा ही नहीं रहे, जा आप रहे जो है शिकायत करने गए, नहीं आप जो शिकायत करने गए जो है मुख्यमंत्री जी की आपके आला कमान से, वो भी बीजेपी के नहीं थे। तो मैं कह रहा हूँ ये चीज नहीं थी भैया, बिल्कुल नहीं थी, कहीं भी नहीं थी। और हुआ जो टिकट बंटवारे पर हुआ वहां भी बीजेपी नहीं थी, वहां भी आप तीनों जने लड़े तो वो आप ही लोग थे, हमारा कोई लेना देना नहीं था। हमारी जमानत जब होगी या हमारी जमानत बचेगी वो तो हम जो बड़ों का ख्याल रखते हैं आप लोग में बात कर रहे हो। आपके केंद्रीय मंत्रियों को आना पड़ रहा है, ये सीरीज कैसे बनाएंगे आप लोकल बॉडीज के केंद्र की? आप देखिए पूरा ध्यान रख रहे हैं कि कांग्रेस में क्या चल रहा है पूरा। जयपुर में संगठन नीति की नहीं है। मुझे बताइए यदि यहाँ से तो आने चाहिए मुझे बताइए, क्या केंद्रीय मंत्री को नहीं आना चाहिए? क्या केंद्रीय मंत्री को काम नहीं करना चाहिए जमीन पर? है वो कार्यकर्ता नहीं जनता पार्टी का? बजट भी दिला दो है, बजट भी दिला दो उनसे कह करके। कह रहे हैं कि कुछ काम भी करवाइए फिर उनसे राजस्थान के बजट। वो कह रहे थे 500 बसें इलेक्ट्रिक बसें देने की बात की, 150 ले रहे हैं। ज्योति जी कहेंगे 150 ले रहे हो। मैं आ रहा हूं। देखिए मेरी इनफॉर्मल रूप से जो है श्याम जी से बात हुई थी, और श्याम जी को मैंने कहा था कि हाँ भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड आते ही 100 दिन के अंदर जो फंड का डाइवर्जन किया है उसकी बाकायदा जो है पार्टी के स्तर पर मैं आपको दूंगा कि हाँ ये फंडों का डाइवर्जन जो है जो आपको तो लाना चाहिए आज। पंकज जी सीए की बात नहीं बोल रहे तो अभी तो इन्होंने जो सारा सीए दोनों भाषाएं नहीं बोल रहे, ऐसे कैसे चलेगा? ज्योति जी मैं तो मौजूद था, योजना का उद्घाटन हुआ था नगर निगम में, जब वसुंधरा जी आई थी, खुद राज्यपाल जी मौजूद थे। उस वक्त क्या स्थिति बनी थी बता तो मैं ध्यान है, मुझे ये भी ध्यान है कि गांधी जी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था, तब भी साल के बाद वसुंधरा जी उनको प्रदेश अध्यक्ष मानती रही, उनकी नहीं हमारे बारे में बातें करते हैं, तब बड़ा अफसोस होता है। एक मिनट पंकज जी, एक बात जरूर कहना चाहूंगी योगेंद्र जी, एक बात जरूर कहना चाहूंगी। एक मिनट में अपनी बात पूरी करते ज्योति खंडेलवाल इनके दिमाग से निकलती नहीं है, इसलिए केवल ज्योति खंडेलवाल की बातें करते हैं, नगर निगम की बातें ही नहीं करते हैं। ये तो ये इनका फेलियर है, ऐसे कि इनका बोर्ड था फिर भी अपने बोर्ड के बारे में बातें नहीं कर पाते, इनको ज्योति खंडेलवाल के ही बारे में बात करनी पड़ती है, इनके दिलो दिमाग पर नहीं है।
या क्योंकि काम करके दिखाने, जो काम करके दिखाता है वही सफल हो पाता है। भ्रष्टाचार के ज्योति खंडेलवाल की बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस की उपलब्धि मानूं या मैं बीजेपी की मानूं? का जिक्र कर रहे हैं, जयपुर नगर निगम के बारे में बात हो, ज्योति खंडेलवाल की बात हो, ये कांग्रेस की उपलब्धि है, 100% कांग्रेस की उपलब्धि है। बीजेपी के पास अपना कुछ करने को कुछ नहीं है। बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए 19 पहली बार। की होती है, कांग्रेस पार्टी की थोड़ी होती है। बीजेपी तो अपनी नीति पे कभी कायम रही नहीं है। देखिए, बीजेपी तो अपनी नीति पे कभी कायम रही नहीं है, वो हमेशा अपना जो है वो बदलती रही है, चाहे वो करप्शन का मामला हो, चाहे उनकी नीति और सिद्धांतों का मामला हो। दोनों स्थितियों में उन्होंने हमेशा अपने आप को, और इसीलिए बोर्ड की फेलियरनेस साफ तौर पे नजर आती है। मानते हैं जयपुर में हमेशा से बीजेपी का बोर्ड रहा, ये बोलते नरक निगम कहा मंत्री जी ने, आप जो कुर्सियां उछालते थे, जो बजट में कुर्सियां फाड़ते थे, जो गाड़ियों के कचरा डालते थे, वो हालात जो है जहां लोकतंत्र को आपने खत्म करने का प्रयास किया, जनता से चुनी हुई प्रतिनिधि को आपने प्रतिनिधि मानने से इनकार किया, वो कारण था। और जहां तक बात केंद्र की है, समय केंद्र की है, आप अपनी तरफ पंकज लौटूंगा, चारू जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। सरकारों की बात कही जाती है, जैसे अर्जुन मेघवाल साहब ने कहा कि हम केंद्र से पैसा लेकर के आएंगे, स्मार्ट सिटीज बनवाएंगे, सारी बातें हैं। राजस्थान सरकार, क्योंकि राजस्थान की सरकार है, तो ये वास्तव में कुछ असर आता है इन चीजों का कि हाँ बिल्कुल राजस्थान के साथ अगर कड़ी जोड़नी है तो आप इस पार्टी को चुनिए, या फिर केंद्र से पैसा लेके आना है तो इस पार्टी को चुनिए। इतना कोई दिमाग लगाता है मतदाता, या ये देखते हैं कि चलिए ठीक है पार्षद चुनना है मेरे को बस? देखिए, जब चुनावों की बात आती है तो कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात आती है, और ये निश्चित रूप से होता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो आगे चुनाव, उसको वोट ऑफ परसेंटेज जो उसके फेवर में जाता है वो कहीं ना कहीं अपेक्षाकृत ज्यादा जाता है। जो वोटर किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं होता, वो रूलिंग पार्टी को अपने क्षेत्र के विकास के लिए वोट कहीं कुछ परसेंटेज ज्यादा देता है। तो ये तो बात होती है, इसीलिए दोनों पार्टियां, इस समय राजस्थान में स्थिति डिफरेंट है, क्योंकि कांग्रेस अभी यहाँ पर है और सेंटर के अंदर जो पैसा इनको सेंटर की योजनाओं के लिए आना होता है वो बीजेपी से आना होता है। तो दोनों अपने अपने तरीके से लुभा रहे हैं अपने मतदाता को कि अगर आपको बड़ी विस्तृत योजना बनानी है, लंबे अवधि के लिए कार्य करते हैं, तो आपको सेंटर के बजट की जरूरत होगी, उसके बिना आप आगे नहीं चल पाएंगे। तो वो बड़ी बड़ी बातें और वो सारी चीजें इसमें दिखाई जा रही है, जबकि लोगों को लगता है कि अगर मान लीजिए हमारा पार्षद हमारी पार्टी का जो नहीं बनेगा तो भी उसको दिक्कत आ सकती है रोजमर्रा की समस्याओं के लिए, जो उसको जूझना पड़ेगा। तो वही वाली बात निकल करके आती है कि इस बार जो मतदाता है वो थोड़ा सा सोच समझ करके वोट देगा, क्योंकि अब तक जो जैसे पिछली बार के वोट थे कि साहब मान लीजिए कांग्रेस बीजेपी राज्य में थी, फिर पार्टी विधानसभा चुनावों में भी आ गई और आगे नगर चुनावों में भी आ गई, तो ये थोड़ा सा बिल्कुल। चलिए मैं क्षमा चाहूंगा, मैं 30 सेकंड एक छोटी सी बात में जानना चाहूंगा श्याम जी से। श्याम जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा, समय कम है, ऑलरेडी टाइम और हो चुका है। हम इतनी बातें कर रहे हैं पार्टियों की, पार्टियां बात कर रही हैं, दावे किए जा रहे हैं, मुझे एक बात बताइए कि क्या वास्तव में जब परिणाम आएंगे तो जो एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं ये जिम्मेदारी लेंगे उस वक्त, या फिर खारिज कर देते हैं कि नहीं ये तो लोकलाइज चुनाव है? क्योंकि एक्सरसाइज पहली बार मैं इतनी देख रहा हूं कि इसे लोकलाइज इलेक्शन नहीं किया है, इसे बड़े स्तर का चुनाव कर दिया गया है। देखिए योगेंद्र जी, ये निश्चित रूप से दोनों पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी के हैं, उनके लिए पहला चुनाव है और चुनौती देने वाला है। ये कहेंगे संगठन कितना सक्रिय रहा, और मुख्यमंत्री जी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सचिन पायलट को हिसाब किताब देना पड़ेगा। आने वाले कमेटी उनसे पूछेगी कि आपकी स्थिति ठीक है या नहीं है, क्योंकि आपके जोधपुर शहर में चुनाव हो रहा है, जयपुर में हो रहा है, और कोटा में लोकसभा अध्यक्ष है जहाँ बजट कहीं से भी आया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष भी है और नगरीय विकास मंत्री भी हैं, नगरीय विकास मंत्री ने कल वहां कह दिया कि मैंने तो हर वार्ड के लिए 2-2 करोड़ रुपए दे दिए थे आने से पहले ही। तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि नगरीय विकास मंत्री बजट दे सकते हैं, मुख्यमंत्री जोधपुर में दे सकते हैं, अब जयपुर में कौन बजट देगा ये चुनौती का विषय है, क्योंकि यहाँ किसी का कुछ है नहीं, यहाँ रहते सब है लेकिन बजट देने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ये बहुत बड़ी संदेश देगा चुनाव। लेकिन चलिए
लेकिन एजेंडे जो है वो जयपुर को ध्यान में रख करके बनाए जा रहे हैं। प्रयोगशाला तो जयपुर को ही बनाया गया है कि आपको सिटी बसें मिलेंगी, आपकी डक्टिंग सिस्टम को अपडेट किया जाएगा जिसमें आपको वायरिंग फ्री सिटी को करने वाली बात है। ये तमाम जो चीजें हैं ये जयपुर को ध्यान में रख करके फोकस की है दोनों पार्टियों ने। खैर चलिए, एक एजेंडा था, इस पे हमने चर्चा की है और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखना होगा कि इस रोचक मुकाबले पर निकल के क्या आता है, उसके लिए हमें 3 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि कोरोना काल में भी ये चुनाव आम भाषा में शेखावाटी वाले कहते हैं मंड चुका है, जैसे ज्योति जी जानती हैं। कुछ लोग कहते हैं बड़ा रोचक मुकाबला है। जैसा भी हो, लेकिन लोकतंत्र का उत्सव दिखाई देना चाहिए और आपसे गुजारिश है कि वोट जरूर डालिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।